नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम देश की राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आपसे यह अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम रोज़ देश की राजनीति से जुड़े कुछ ज्वलंत मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते हैं। अभय सर नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि हमारा नमस्कार। देश जो है वो नए-नए प्रयोगों का एक अड्डा सा बन गया है। हर रोज़ कुछ नई-नई बातें सामने आती हैं, तो आज ये बात सामने आई कि भारत का जो नाम है, उसको शायद पूरा का पूरा भारत ही कर दिया जाएगा और सारे टीवी चैनलों पर इसी को लेकर वाद-विवाद चल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी। देखिए, समस्या ये है कि हम लोग अपने सोच-विचार में और अपनी जो राजनीतिक समीक्षा की जो प्राथमिकताएँ हैं, उसमें मीडिया में जो होता है, उससे बहुत ज़्यादा हमारा अपना मार्गदर्शन ले रहे हैं। हुँ, मीडिया जिस सवाल को चला देता है, हम लोग भी उसी सवाल की वो चर्चा करने लगते हैं। जिस तरह से मीडिया ने पहले लगाया था पहले चलाया था कि जो विशेष अधिवेशन बुलाया जा रहा है, वो एक राष्ट्र और एक चुनाव के ऊपर होगा। हुँ, अब मुझे नहीं लगता कि मीडिया में इस अधिवेशन में जो अभी की बहुत इसी महीने होने वाला है, उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर कोई चर्चा हो सकती है। कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से आ सकता है। अब चूँकि जो G20 के राष्ट्राध्यक्षों को जो निमंत्रण गया है भारत की राष्ट्रपति की तरफ से, उसमें राष्ट्रपति भारत लिखा हुआ है। इसलिए ये चर्चा चल पड़ी है कि इंडिया नाम हटाया जा रहा है और भारत नाम को ही केवल रखा जाएगा संविधान में और सरकारी कामकाज के लिए केवल भारत नाम का ही प्रयोग होगा। उसके बाद मीडिया लगातार इस प्रकार की चर्चाएँ कर रहा है। तो जबकि इनमें से कोई भी बात, ना तो एक राष्ट्र एक चुनाव वाली बात और ना ही ये भारत वाली बात संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से या सरकार के किसी अन्य आधिकारिक वक्तव्य के रूप में हम लोगों के सामने आई है। ये सारे के सारे कयास हैं और ये दरअसल हमारे भीतर जो राजनीतिक बेचैनियां हैं, सत्तारूढ़ दल में भी राजनीतिक बेचैनियां हैं, उसके खिलाफ जो विपक्ष है उसमें भी राजनीतिक बेचैनियां हैं, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में भी राजनीतिक बेचैनियां हैं, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है या व्यावसायिक मीडिया में सक्रिय हैं। हम लोग अपनी उन राजनीतिक बेचैनियों से प्रभावित होकर इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं और ऐसा हमें लगता है कभी-कभी जैसे कि अगर ये काम हो गया तो उसका राजनीतिक नतीजा ये निकलेगा। ये यहाँ तक अंदाजे हम लगाना शुरू कर देते हैं। मेरा मानना है कि ना तो एक राष्ट्र एक चुनाव से देश के मतदाता अपनी मतदान प्राथमिकताओं को बदलेंगे। नहीं, अगर भारत सरकार ये तय करती है कि हम इंडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल भारत का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी लिखते समय भी हम भारत का इस्तेमाल करेंगे, तब भी उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर ऐसा कर दिया गया, तो जो INDIA नामक अ, विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना है, उस गठबंधन में कुछ समस्या पैदा हो जाएगी या उसका असर कम हो जाएगा, उसकी प्रभावकारिता कम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। दरअसल ये इन सब बातों को ये जब तक चुनाव चलेगा तब तक इस प्रकार की शोषेबाजी चलती रहेगी। इनमें से कोई हो सकता है कोई एक ऐसा शोषा हो जो थोड़ा दूर तक अपना असर डाले। लेकिन मुख्य तौर पे है ये शोषे ही। भारत के मतदाता इन बातों से अपनी राय नहीं बदलने वाले हैं, ना इन बातों के ऊपर जिन्होंने अभी तक अपनी राय नहीं बनाई है या जिनकी पार्टी निष्ठाएं और वैचारिक निष्ठाएं अभी तक स्पष्ट नहीं है, जो बीच के मतदाता हैं, वो भी अपनी राय इन बातों के आधार पर नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे आप बहुत बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान को बदले बगैर बहुत सारी चीज़ों को प्रभावहीन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ जी। भी मोहन भागवत ने 2 या 3 दिन पहले बयान दिया था कि हमें इंडिया शब्द का प्रयोग ही बंद कर देना चाहिए। यानी संविधान से अगर उसको ना भी निकालें, तो चूँकि भारत भी है, तो हम इंडिया कहें या भारत दोनों एक ही अर्थ है। तो ऐसा देखिए, लगता है कि अगर सरकार आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछेंगे, मोहन भागवत ने क्या कहा है, उससे पहले रज्जू भैया ने क्या कहा था, सुदर्शन जी ने क्या कहा था, उससे पहले गोलवलकर ने क्या कहा था, ये सब लोग इस प्रकार के वक्तव्य दे चुके हैं कि इंडिया शब्द नहीं होना चाहिए। और इन सबके वक्तव्य रिकॉर्ड पे हैं। जिन दिनों मैंने वो पुस्तक लिखी थी, हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति, तब मैंने ये सब बातें पढ़ी थी, क्योंकि तब मैं इन लोगों का साहित्य काफ़ी पढ़ रहा था। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पुराना पुराना दृष्टिकोण है, जिसको वो बार-बार पेश करता है। इस दृष्टिकोण में जो अभी जिससे विवाद पैदा हुआ है, वो ये है कि चूँकि विपक्ष ने एक अपना गठजोड़ बना लिया है, जिसका संक्षिप्त नाम INDIA है और उसकी प्रतिक्रिया में मोदी सरकार ने क्या किया कि G20 के लिए
जो जो इंडिया पेवेलियन बनाया था उसका नाम बदलकर उन्होंने भारत मंडपम रख दिया। और उसके बाद बीजेपी के बहुत से नेता जो कभी इस बात को नहीं बोलते थे, वो इस बात को बार बार बोलने लगे। इससे ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पुराना ये दृष्टिकोण था, इसका राजनीतिकरण हो गया इसकी वजह से। और अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने फिर से इस बात को कहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे जाती तौर पे, तो मैं ये मानता हूं कि इंडिया शब्द के अंदर उपनिवेशवाद की बड़ी जबरदस्त बदबू आती है। हम लोग इंडिया नहीं थे, हम लोग भारत हो सकते हैं, हम लोग हिंदुस्तान हो सकते हैं, हम लोग जम्बू द्वीप हो सकते हैं, हम लोग आर्यावर्त हो सकते हैं, ये सब कुछ तो हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इंडिया नहीं थे। इंडिया नाम जो है वो उपनिवेशवाद की देन है। और इससे न केवल भारत के प्रति उपनिवेशवाद की बदबू आती है, बल्कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है और कनाडा है, वहां के तमाम मूल वासियों को इंडियन कहा जाता है। और उन सबका उपनिवेशवादियों ने जाति संहार किया था, उन सबका जीनोसाइड किया था। यहां तक कि आप जो ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के जो मूलवासी हैं उनको इंडियन नहीं कहा जाता। भारत के लोगों को इंडियन कहते हैं लोग, और वहां के लोगों को उपनिवेशवादी इंडियन कहते हैं। तो मेरा तो मानना यह है कि संविधान सभा में इस बात के ऊपर बहस हुई थी, उसमें एक उदाहरण, ये एक सुझाव ये भी दिया गया था कि क्यों ना भारत दैट इज इंडिया कर दिया जाए। लेकिन संविधान निर्माताओं ने क्या कहा? संविधान निर्माताओं ने कहा कि इंडिया दैट इज भारत। मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यही तो हुआ कि इंडिया जो कि भारत है, जो इंडिया नाम है जो कि दरअसल भारत है, तो भारत नाम को ही वहां पर प्रमुखता प्राप्त हुई है। अभी अभी मैं एक चैनल पे बहस में था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों ने ना इंडिया नाम हटाया है, ना इंडिया नाम हटाने का हमारा कोई इरादा है। ये तो विपक्ष अपनी तरफ से कहना शुरू कर दिया है उसने कि क्या केवल अगर द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी में जो निमंत्रण पत्र था उसमें राष्ट्रपति भारत लिख दिया, उस बात से ये अंदाजा लगाया गया। अंदाजा लगाना स्वाभाविक ही है, विपक्ष ने भी कोई गलत बात नहीं की, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखने की बजाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भारत लिखा जाता। तो ये सब राजनीति चल रही है, और सरकार की तरफ से जो बेचैनियां हैं, उन बेचैनियों का मुख्य स्रोत इंडिया नाम से नफरत नहीं है, बल्कि मोदी जी ने तो इंडिया नाम का जितना इस्तेमाल किया उतना भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। उनकी हर योजना में इंडिया लगा हुआ है। वो तो इंडिया, वोट फॉर इंडिया करके मंच पर खड़े होकर कहते रहे। तो अब चूंकि जब विपक्ष ने अपना नाम इस तरह का रखा जिससे इंडिया का भान होता है, तो उन लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये अपने आप को जो चुनाव के लिए माहौल बंदी हो उसमें इंडिया का ज्यादा हमसे बेहतर नुमाइंदा बता सकें, और राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की जो हमने ठेकेदारी हासिल कर रखी है, उस ठेकेदारी को, वो ठेकेदारी हमारे हाथ से निकल जाए। इसलिए आज भाजपा प्रवक्ता हर मंच पे ही कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि सब उन्होंने भारत लिख दिया, इसलिए जो अंग्रेजों के बताई हुई राह पे चलने वाले इंडिया वाले हैं, उनको ये बात बुरी लग रही है। और इनको तो अब ये हिंदू के भी खिलाफ है, ये भारत को उन्होंने हिंदू से जोड़ने की कोशिश की है। अब आप हिंदू और हिंदी से भी जोड़ने की कोशिश की है। तो मेरा पहला तर्क ये है इसमें कि भारत हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। भारत प्रत्येक भारतीय भाषा का शब्द है। आप किसी भी भारतीय भाषा का साहित्य उठाकर देख लीजिए, आप तमिल का साहित्य उठाकर देख लीजिए, आप मलयालम का उठाकर देख लीजिए, असम का उठाकर देख लीजिए, बंगला का उठाकर देख लीजिए, सभी जगह भारत भाग्य विधाता बंगला में लिखा हुआ गीत है। ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये संस्कृत से देश की सभी भाषाओं के अंदर आया है। महाभारत कब लिखा गया था आप सोचिए। तो ये जो जिस तरीके से ये राजनीतिक विमर्श चल रहा है, ये निहायत ही छिछला है। अब इसमें एक और बात निकल के आ जाती है कि एक राष्ट्र तो एक नाम होना चाहिए। ये बात न केवल मूर्खतापूर्ण है बल्कि दुष्टतापूर्ण भी है। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके दो नाम है और प्रचलित नाम है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है और अमेरिका भी है केवल। इजिप्ट को इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र भी कहते हैं, ग्रीस को ग्रीस भी कहते हैं, और यूनान, हम लोग यूनान भी कहते हैं उसको। ईरान भी कहा जाता है, उसको फारस भी कहा जाता है, और पर्शिया भी कहा जाता है। जैसी भाषा बदलती है नाम बदल जाते हैं। अब भारत क्या, अगर सरकार भारत नाम को आधिकारिक रूप से अपना लेती है तो क्या हिंदुस्तान नाम का प्रयोग बंद हो जाएगा?
यह संभव है कि हिंदुस्तान नाम का प्रयोग ना हो। और देखिए, नाम बदल लेने से एकदम लोगों के मन में और लोगों की याद में नाम समाप्त नहीं होता। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं, इसके मुकाबले कुछ नहीं है जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कनॉट प्लेस का नाम जो है वो राजीव चौक रख दिया था। सारे रिकॉर्ड में राजीव चौक है, वहां के जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी राजीव चौक। जब मेट्रो स्टेशन का लोग जिक्र करते हैं तब लोग कहते हैं भाई राजीव चौक तक का टिकट ले लो, लेकिन बाकी सब लोग कनॉट प्लेस ही कहते हैं। आज तक बहुत साल हो गए इस बात को, आज तक उसको कनॉट प्लेस ही कहा जाता है। लेकिन नाम बदलने का अपना महत्व भी है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। जैसे मद्रास ने अपना नाम चेन्नई रखा, जैसे कलकत्ता ने अपना नाम कोलकाता रखा, जैसे बॉम्बे ने अपना नाम मुंबई रखा, जैसे त्रिवेंद्रम ने अपना नाम तिरुवनंतपुरम रखा। तो इस तरह नाम बदलने का भी अपना महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। और उससे लोगों की सांस्कृतिक स्मृतियां जुड़ी होती हैं, उनके भाषाई आग्रह जुड़े होते हैं। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये जो बहस है जो अभी हो रही है, ये मीडिया प्रेरित बहस है और खासी छिछली बहस है। अधीर रंजन चौधरी ने ये कहा कि अगर इंडिया का नाम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि एक विदेशी भाषा का शब्द है, तो फिर हिंदू शब्द पे भी रोक लगनी चाहिए क्योंकि वो भी विदेश से आया हुआ शब्द है। तो इस तरह देखिए, ये तमाम बातें, ये अब आप सोचिए जरा कि आप लगा दीजिए रोक हिंदू शब्द पे, तो क्या भारत के लोग अपने आप को हिंदू कहना बंद कर देंगे? देखिए, हम चीजों की आलोचना कर सकते हैं, डिस्कोर्स कर सकते हैं, इतिहास की सच्चाई को उजागर कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान हमारा बन गया है उस वर्तमान को अगर हम सिर के बल खड़ा करना चाहें तो माफ कीजिए, ये नामुमकिन है। और हम करेंगे भी तो फिर दुनिया हमें उल्टी नहीं दिखाई देगी, दुनिया दरअसल कुछ दिनों बाद हमें दिखाई देनी ही बंद हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, मैं वी उपनिवेशीकरण के पक्ष में हूं, मैं मानता हूं आप भी वी उपनिवेशीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन अगर हम मान लो मशाल लेके हम लोग डिवेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण से मुक्त करो का एक जुलूस निकालने लगे और एक उस तरह का अभियान निकालने लगे, ये अभियान निकालने लगे कि अंग्रेजी विचारों तरफ पाबंदी लगाई जाए। हम सब लोग अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन हम अंग्रेजी पे पाबंदी लगाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। हम भारत के लोगों का डिवेस्टर्नाइजेशन करने के लिए तो संघर्ष नहीं कर रहे। तो ये इन तमाम चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। कितना लोग ये कहते हैं इस बात को कि हिंदू बाहर से आए, हिंदू नाम बाहर से आया, ठीक है, वो फारसी का नाम है, तो इंदू इंदू चिल्लाते चिल्लाते वो सिंधु नदी थी, उसको इंदू इंदू बोलते थे, वो हिंदू हो गया। तो इस बात को सब लोग, ये ऐतिहासिक तथ्य सब लोग जानते हैं। अब आप किस किस चीज पे आप जो कुर्ता पहने बैठे हुए हैं, ये तुर्की से आया था, कुर्ता नाम ही तुर्की भाषा का है। अगर आप इसके नीचे पजामा पहने हुए हैं तो पजामा फारसी से आया था, वो फारसी उसका स्रोत वो है। आप अमरूद जो खाते हैं वो लैटिन अमेरिका से आया है, इसलिए मराठी में उसका नाम पेरू है, क्योंकि पेरू में अमरूद आया था। आलू जो है वो अंग्रेज अपने साथ में लाए, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले तो आलू यहाँ पे नहीं होता था भारत के अंदर। उस देखिए, इन चीजों की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए ये सारी बहसें सिर्फ बहस करने के लिए हैं, निहायत ही मूर्खतापूर्ण है। और इनके ऊपर बात हम लोगों को मजबूरी में करनी पड़ रही है। आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये कुल मिला के इससे कुछ खास हासिल होता नहीं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर गौतम अडानी काफ़ी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि जिस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ राहुल गांधी का, उसके बाद से मुद्दा पूरी तरीके से गायब है, मीडिया में कहीं नहीं दिखता है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमी यही है, विपक्ष की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अपने विरोधियों को मुद्दे को भटकाने देता है, और उसके अंदर इतनी क्षमता विपक्ष के अंदर नहीं है कि वो मुद्दा चाहे उस मुद्दे को वो केंद्रस्थ करे और बार बार उसी मुद्दे में रोशनी डाले। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी राहुल गांधी ने, उसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो गई, उसके बाद अडानी के शेयर भी उस दिन थोड़े से गिर गए, अडानी ने खंडन जारी कर दिया, बात खत्म हो गई। अब एक दिन फिर खबर आएगी कि अडानी की फलानी कंपनी का मुनाफा 3 गुना हो गया और अडानी के शेयर फिर चढ़ रहे हैं। देखिए, इस मसले के अंदर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को ट्रिगर पॉइंट मिलने की संभावना थी। विपक्ष इस मसले को भुना पाने में नाकाम रहा है। यह अकेला मसला था जिस पर अगर ठीक से रोशनी डाली जाती तो जो प्रधानमंत्री की शख्सियत है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता था कि प्रधानमंत्री एक बड़े पूंजीपति को इतना व्यक्तिगत जाति तौर पर इतना प्रोत्साहन क्यों देते हैं।
और उन्हीं के शासनकाल में उसका इतना विकास क्यों हुआ है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे 12 साल तक, और जब पिछले 9 साढ़े 9 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये जो 12 और 9 21 वर्ष हैं, इन 21-22 वर्षों में ही गौतम अदानी बने हैं। तो इन बातों को लोगों के सामने पेश किया जा सकता था इस तरीके से कि लोग समझ पाते कि ये सब प्रक्रिया हुई कैसे। भाई ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौतम अदानी को रिजर्व बैंक के नोट छाप के दे दिए हों। एक अगर हम प्रोफेसर अरुण कुमार द्वारा किए गए विश्लेषण पर भरोसा करें तो देश दुनिया में पूंजीपतियों का विकास जो है वो बड़ी टेक्नोलॉजी के आधार पर हुआ है। जितने भी मीडिया जायंट्स हैं, मतलब हैं, बड़े बड़े ब्रांडों के आधार पर हुआ है। उन्होंने कोई इंडस्ट्रियल उत्पाद बनाया है जिसके नाम पे हुआ है। अब फोर्ड इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने फोर्ड कार है उसके अंदर। भारत के अंदर भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, चाहे वो हमारा बजाज हो या कोई भी हो, मतलब वो इस तरह होता है। रिलायंस का ओनली विमल, ये सब होता है। अदानी के पास कोई ब्रांड नहीं है, अदानी के पास कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ये बड़ी बड़ी संपत्तियों का अधिग्रहण करने की ऐसी परिस्थिति बनाई गई है जिसके जरिए ये इतने बड़े पूंजीपति बने। एक्विजिशन, बड़ी बड़ी संपत्तियां, एयरपोर्ट, खदानें, बड़ी बड़ी जमीनें, इनके जरिए बड़े बड़े डॉक्स, गोदियां बहुत बड़ी बड़ी, इनके जरिए ये बहुत बड़े बने। इसलिए जनता अदानी को ठीक से जानती भी नहीं है इस विवाद से पहले। इस तरह जनता टाटा, बिरला और अंबानी को जानती है, उस तरह जनता की समझ में नहीं आता कि ये बंदा जो है किस तरह का पूंजीपति है। क्योंकि अंबानी का मामला सब वो तो जियो के जरिए लोगों की जो संचार क्रांति है उसमें वो उनका हस्तक्षेप हो रहा है। वो बड़े पैमाने पर आईपीएल वगैरह की टीमें खरीदते हैं, उसके जरिए उनका नाम सामने आता है। उसके बाद जो विमल उनका ब्रांड था उसके जरिए उनका नाम सामने आता है। अदानी का क्या ब्रांड है, कौन सा ब्रांड है, कोई नहीं जानता। अदानी ने कोई टीम नहीं खरीदी। वो तो बिल्कुल सार्वजनिक जीवन के फोकस में वो है ही नहीं। और बिना सार्वजनिक जीवन के फोकस में हुए वो इतने बड़े पूंजीपति हो गए कि दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर का पूंजीपति उन्हें घोषित कर दिया गया। किसी खास टेक्नोलॉजी के वाहक भी नहीं है, मतलब मीडिया उस तरह के टेक जायंट भी नहीं है। तो इन सब बातों के होते हुए भी एक खास तरीके से वो एक पूंजीपति बने हैं और बहुत बड़े पूंजीपति बने हैं। इस चीज को जनता को समझाने में, और वो खास तरीका क्या है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का और वर्तमान प्रधानमंत्री का और पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है, इस चीज को समझाने में विपक्ष बिल्कुल नाकाम रहा है। ये विपक्ष की बहुत बड़ी कमी है। और निश्चित रूप से विपक्ष को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो मुद्दों की जाल में ना फंसे, अपने मुद्दों पर ध्यान दें। आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत करेंगे। आपसे मैं एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आप रोज प्रोफेसर अभय दुबे के साथ एक बातचीत सुनना चाहते हैं जो देश की राजनीति का एक जायजा ले, उसकी एक सुचिंतित समझ आपको दे, तो आप जरूर नई परख चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के अन्य मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। हमें सर आज की बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।